आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BA ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जो सेकेंड ईयर के हैं। ठीक है, तो पॉल साइंस ऑनर्स के लिए जो मैं लेकर आई हूँ आपके कानून और आपके अधिकार। इस बुक में हम आपके कानून, हमारे कानून के बारे में जानेंगे और आपके अधिकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे कानून क्या होता है, हमारी देश की जो कानून व्यवस्था के बारे में जानेंगे और संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इकाई फर्स्ट करेंगे आज हम डिस्कस भारत में कानून का शासन और आपराधिक न्याय। ठीक है, भारत में देखेंगे कि कानून का शासन कैसे चलता है और उसकी आपराधिक न्याय जो अपराधी व्यक्ति होते हैं उसको कैसे हम हिरासत में लेते हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था कैसे अपना काम जो है करती है, तो उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। हम इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है हमें पहले समझना होगा कि कानून का शासन या कानून क्या है। आप सभी को पता होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि कानून क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है कानून का शासन जो है इसके अंतर्गत जो है हम उसके कानून के नियमों के बारे में जानेंगे कि संविधान ने कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। ठीक है, और किन किन कारणों से जो है हमें गिरफ्तारी मिल सकती है, उसके कौन कौन से कारण जो है हो सकते हैं। किसी नियम संहिता को विधि या कानून कहा जाता है। देखो, किसी नियम या संहिता को कानून कहा जाता है। कानून मुख्यतः सूचकांकों के रूप में लिया गया होता है। देखो, जो कानून जो होता है हमारा वो एक विधि है। ठीक है, और उस विधि के माध्यम से ही जो है पूरा देश चल पाता है। ठीक है, जो कानून होता है हमारा तो उसके माध्यम से जो है पूरे देश को जो है चला पाते हैं। ठीक है, तो कानूनों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। देखो, देश को या समाज को चलाने के लिए हमें कानूनों की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है या आवश्यकता होती है। राज्य का उद्देश्य अपने सदस्यों की भलाई करना होता है। आप सभी को पता है सरकार क्यों बनाई जाती है, ताकि वो हमारा भला कर सके। ठीक है, हमारा कल्याण कर सके, अपने सदस्यों की भलाई करना चाहती है। ठीक है, अब सरकार को हम क्यों चुनते हैं, ताकि समाज का भला हो सके। ठीक है, तो जो सरकार जो नियम कायदे कानून बनाती है तो वो कानून के माध्यम से ही तो बनाएगी, हमारे लिए कानून जो बनाएगी जो संविधान में लिख दिया है। ठीक है, परंतु राज्य अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी कर सकता है। अब राज्य जो है उद्देश्य की प्राप्ति तभी कर सकता है जब राज्य के नागरिक आचरण के सामान्य नियमों का पालन करें। देखो, राज्य यहाँ पर स्टेट को लेकर, पूरे स्टेट को ले रहे हैं। ठीक है, पूरे देश के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। स्टेट पूरे देश को लेकर बात होती है यहाँ पर। तो राज्य क्या करता है, नियम कानून तभी बनाता है जब नागरिक उसका पालन करें। ठीक है, प्रत्येक राज्य लोकहित के लिए कुछ नियमों का निर्माण करते हैं। अब प्रत्येक देश, अलग अलग देश ही यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अमेरिका अपना अलग कानून बनाएगा। ठीक है, भारत अलग बनाएगा, चीन अपना अलग बनाएगा। तो नियम कायदे कानून के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं, जिन्हें कानून कहा जाता है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, कानून कहेंगे। और इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देता है। अगर ये सभी कानून नहीं मानते हैं, जो कोई भी लोग कानून का उल्लंघन करता है तो उसे हम क्या करते हैं, दंडित करते हैं। सरकार क्या करती है, उसे दंड करती है, न्यायालय जाता है फिर वो। ठीक है, तो ये सारा जो है उसका प्रोसेस होता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, कानून के अधीन सरकार। देखो, सरकार भी ऐसे ही कुछ कानून नहीं बना देगी, वह भी कानून के नियम सीमा के अंतर्गत ही अपने कुछ नियम कायदे कानून जो है बना सकती है। ठीक है, और कानून के ऊपर ना ही सरकार है और ना ही हम लोग हैं। ठीक है, कानून जो है
सबसे ऊपर माना गया है, कानून जो है सबसे ऊपर माना गया है। इसके अंतर्गत सरकार जो भी नियम बनाती है वह कानून के अनुसार ही नियमों का निर्माण करती है, ठीक है। कानून के जो सरकार जो है जितने भी नियम बनाती है वह कानून के अनुसार ही बनाती है। कोई भी सरकार कानून से ऊपर नहीं होती, ठीक है। कोई सी भी सरकार हो वो कानून से ऊपर नहीं होगी, ठीक है। और कानून जो है सबसे ऊपर है और कानून को सभी को पालन करना होगा कानून का। दूसरा पॉइंट है नियमों द्वारा सरकार। सरकार क्या होती है? नियम बनाती है, कुछ कायदे कानून बनाती है। सरकार जो नियमों का निर्माण करती है, सरकार जो होती है हमारी नियमों का निर्माण करती है, ठीक है, वह देश के हित के लिए करती है। और जितने भी नियम कायदे कानून बनाती है वह देश के हित के लिए बनाती है और इस नियमों के द्वारा देश में शांति स्थापित हो सके। हम नियम कायदे कानून क्यों बनाते हैं? ताकि देश को जो है सही से ठीक से चला पाए, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे घर है हमारा, ठीक है, तो वहाँ पर हम एक नियम कायदे कानून नहीं बनाएंगे तो सारे ही घर के लोग जितने भी सदस्य होंगे वो मुखिया बन जाएंगे, ठीक है। तो घर का एक सदस्य जो होता है एक मुखिया बनता है, ठीक है। तो वही जो है घर को मेंटेन करके रखता है कि भाई इतनी चीज़ें लानी है, हमें इतनी चीज़ें का हमें खर्च करना है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे ये देश पर भी लागू होती है कि जब सरकार जो है कायदे कानून के अनुसार जब चलेगी तो देश जो होगा उन्नति की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से हैं जो कानून के वजह से जो है हम इसको करते हैं। तीसरा पॉइंट है कानूनी नियमों की औपचारिक विशेषता। अब देखो कानूनी नियमों की औपचारिक विशेषता क्या है? जो सरकार अपने नागरिकों को नियंत्रित करने में नियमों का पालन करती है। अब देखो जो सरकार जो है अपने नागरिकों को नियंत्रित करती है, किसके द्वारा? नियमों के द्वारा। उनके लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। कानून के शासन में अग्रलिखित शर्त व्यापक रूप से शामिल है। पहला पॉइंट है इसमें, ये नियम जनता द्वारा बनाए जाने चाहिए, ठीक है। सरकार ये कह रहे हैं कि जो जितने भी नियम है वो जनता के अनुसार बनाने चाहिए, उन्हें यथोचित रूप से स्पष्ट होना चाहिए। जो नियम कायदे कानून बनाए हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है इसमें, ये नियम उचित समय के लिए लागू रहने चाहिए, ठीक है। ये जो नियम बनाए गए हैं उचित समय के लिए बनाए जाने चाहिए। चौथा पॉइंट है, उन्हें अपने अर्थ के अनुरूप निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। जो कानून है उसे निष्पक्ष रूप से जो है लागू करना चाहिए देश में। अब देखो हाँ, भारत में जो है कानून जो है बनाए रखा है संविधान में पूरा लिखित रूप से व्यक्त है। अब देखो वहीं ब्रिटेन जो का जो संविधान है वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है वो संविधान, फिर भी वहाँ के लोगों को पता है कि उनके कौन से नियम हैं, उनके कौन से कायदे कानून हैं, उसे अपना ज्ञान है वहाँ के लोगों को। परंतु भारत के लोग ऐसे हैं कि सारा कुछ लिखा होने के बावजूद भी हम अपराध तो करते ही चले जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि देश में कितने अपराधी मामले जो हैं उभर कर सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो चौथा पॉइंट है उचित प्रक्रिया। अब देखो कानून जो है, कानून की उचित प्रक्रिया के लिए, उचित प्रक्रिया जब होती है कानून की तो आरोपी को बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाता है, ठीक है। भारत में जो है व्यक्ति आरोपी है उसको अपने बेगुनाह साबित होने का जो है मौका दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है जनता की शक्ति। देखो भारत देश जो है डेमोक्रेसी है और जहाँ पर जनता की शक्ति जो है दे रखी है जनता को, तो कानून के प्रावधानों में जनता की शक्ति की भी बात कही गई। जब सरकार अपने नियमों का उल्लंघन करती है, अब देखो सरकार जो है अपने सीमा से बाहर चली जाती है, अपने नियम कायदे कानून को नहीं मानती है, तो जनता अपनी शक्ति का प्रयोग करके दोबारा चुनाव करवा सकती है, ठीक है। जब सरकार जो है अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करेगी, देश का भलाई नहीं सोचेगी, तो
जनता क्या करेगी, उसको जो है हटा देगी। हर 5 वर्षों में भारत में चुनाव हो जाते हैं, ठीक है, तो दूसरी सरकार को फिर वो चुनती है। तो इसी प्रकार से हमें पता चलता है कि जो लोकतांत्रिक देश की जो जनता होती है वह उसको हटा सकती है सरकार को, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में नागरिक और राजनीतिक अधिकार। देखो भारत में आप सभी को पता होंगे कि हमें 6 मौलिक अधिकार जो हैं दे रखे हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार दे रखे हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक, ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है। भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में जो है भारतीय संविधान में जो है आप सभी को पता है बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को। इसमें पहला जो अधिकार हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार है। आपने क्लास 11th में भी जो है 2nd चैप्टर है उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में जाना होगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो है बताया गया है। देखो समानता क्या है, इसको अंग्रेजी में हम जो है इक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। इक्वालिटी सभी को समान मानता है, ठीक है। तो समानता के अधिकार में 2 सबसे महत्वपूर्ण खंड जो है शामिल हैं। समानता के अधिकार में जो है 2 महत्वपूर्ण खंड जो बताए गए हैं। पहला कौन सा है इसमें? पहला है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। देखो जितने भी नागरिक हैं भारत के या किसी भी देश के, तो सभी को समान रूप से माना जाएगा और कानून के समक्ष संरक्षण मतलब कि सभी को जो है संरक्षण प्रदान किया जाएगा, सभी को प्रोटेक्शन दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर वर्ग है तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, जो गरीब है उसको बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। तो ऐसे जो है संविधान में बताया गया है कि कानून के समक्ष जो है सभी को समान माना गया है और सभी की जो है सुरक्षा करेगा कानून। कानून के समक्ष समानता यह सुनिश्चित करती है, कानून के समक्ष समानता जो यह बताता है कि भारत में प्रत्येक नागरिकों के साथ कानून के समक्ष वैचारिक विशेषताओं के बावजूद समान व्यवहार किया जाना चाहिए। कानून जो है, जो कानून जरूरी नहीं कि हम पुलिस को ही बोलेंगे, पूरा इसके अंतर्गत जो है पूरा प्रशासनिक ढांचा जो है काम करता है, ठीक है। तो इसमें न्यायालय, ठीक है, और पुलिस कर्मचारी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कोई भी पुलिस कर्मचारी या किसी भी फील्ड में किसी भी नागरिक को जो है उसके व्यवहार जो है उसके साथ अच्छा किया जाएगा और सभी को समान रूप से माना जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। कानूनों का समान संरक्षण से आशय यह है, कानून के समान जो है संरक्षण देगा, कानून जो है सभी को प्रोटेक्शन देगा। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिकूल भेदभाव या विशेष उपचार के बिना कानूनों के संरक्षण का समान रूप से आनंद लेता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत यही बताया है कि कानून जो है सभी को लिए समान है और सभी को प्रोटेक्शन देगा कानून। अब इसमें दूसरा जो है हमारा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। आप सभी को पता है स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। इसमें जो है व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने का, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने का, सभा करने का अधिकार जो है इसमें शामिल होता है। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच जो है ये लिखा गया है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण अधिकार है, ठीक है। व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है, एक पर्सनल स्वतंत्रता जो मिली होती है व्यक्ति को, वो प्रदान की गई है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 19(1) में जो है लोगों को वाक, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, आंदोलन, निवास और पेशा चुनने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 ये कहता है कि व्यक्ति को अभिव्यक्त मतलब कि अपनी बातचीत को जो है एक दूसरे से जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम संगठन बना सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं इसमें, ठीक है, आंदोलन कर सकते हैं, किसी भी जगह हम निवास कर सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी पेशा जो है व्यवसाय हम चुन सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा अपराधों के लिए
दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? इस प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल तभी अपराध का दोषी माना जा सकता है। देखो ये बोलता है कि व्यक्ति जो है तभी आरोपी है जब तक कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप को कानून के तहत अपराध माना जाए। देखो व्यक्ति जो है आरोपी तभी हो सकता है जब कानून के पास जो है उसके खिलाफ जो है सबूत होंगे, ठीक है, तो तभी वो व्यक्ति जो है आरोपी कहलाएगा, नहीं तो नहीं। जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन की सुरक्षा, ठीक है, जीवन जीने की तुम्हें सुरक्षा दी जाएगी, तुम्हें जीवन जीने का जो है सभी को अधिकार जो है प्रदान किया गया है। व्यक्तित्व स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को संविधान द्वारा प्रदान की गई है, सभी को संविधान के द्वारा प्रदान की गई है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यह अनुच्छेद कैदियों के अधिकारों, कानूनी सहायता के अधिकार, त्वरित सुनवाई की जाती है। इसमें अनुच्छेद 21 में बोला कि जो कैदियों की सुनवाई है वो त्वरित की जाएगी न्यायालय में, ठीक है, जो भी व्यक्ति जो है आरोपी है तो उनकी सुनवाई जो है जल्दी ही की जाएगी, इसमें ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति जो है उसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना, जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको भी हम प्रोटेक्शन देंगे, इसमें यह प्रावधान दिया गया। अनुच्छेद 22 राज्य द्वारा गैर कानूनी गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध व्यक्तियों को अधिकार देता है। गिरफ्तार व्यक्ति को उसके रिश्तेदार या परिवार को सूचना दी जाती है। अब उस व्यक्ति को जो है हमने गिरफ्तार जो है कर लिया है तो उसके परिवार या हम उसके रिश्तेदार को जो है सूचित कर सकते हैं, ये बता सकते हैं उसके बारे में। और व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। अब जो व्यक्ति को हमने क्या करा है, पकड़ लिया है, ठीक है, आरोपी के रूप में, तो उसको हम 24 घंटे के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट या अदालत के सामने जो है प्रस्तुत उसको करेंगे। मंजूरी नहीं दे हिरासत में रखने का अधिकार नहीं है, ठीक है, 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय ले जा सकते हैं, नहीं तो उसको हम हिरासत में नहीं रख सकते। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार जबरन श्रम पर रोक। देखो अनुच्छेद 23 क्या बोलता है, मैंने बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो इसमें बताया कि जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, महिलाओं को जो है बेच दिया जाता है, ठीक है, उस समय जो स्वतंत्र देश हुआ था हमारा, ठीक है, और आज के समय में भी ऐसा देखने को हमें मिल जाता है। और 14 वर्ष के जो कम आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उन्हें कारखाने आदि में जो है काम करने में मनाही बोला गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव तस्करी पर रोक लगाना है, ठीक है, मानव की जो तस्करी कर दी जाती है, मानव को बेच दिया जाता है, उसके क्रय विक्रय पर जो है रोक लगाई गई। अब हमारा लास्ट इसमें जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है, इसमें आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि ये संविधान की आत्मा और हृदय है। इसमें बहुत सारे रिट जो है जारी करता है संविधान जो होता है। अनुच्छेद 32 को हृदय आत्मा की संज्ञा दी, ठीक है, अनुच्छेद 32 को जो है हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। इसमें कई सारे अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं, इसमें बहुत सारे जो अधिकार है नागरिकों को दिए जाते हैं। न्यायालय कई सारे रिट जारी करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि। बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको पता है कि इसमें जो 24 घंटे के अंदर जो है व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करवाता है, ठीक है। तो ये सारे जो अधिकार जो हैं एक व्यक्ति को दिए गए हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। मौलिक अधिकार कर्तव्य में बोला
कि 51A में जो है वर्णित किए गए हैं। हमें मौलिक अधिकार तो भाई दे दिए बहुत सारे, तो इसमें हमें अनुच्छेद के अंतर्गत जो है हमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें वो निभानी है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। यह मौलिक कर्तव्य लोगों व समाज की भलाई के लिए, ठीक है। अब नागरिकों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने अधिकार दे देंगे तो वे गलत यूज़ करने लगेंगे खुद, तो इसी वजह से जो है हमने कर्तव्य जोड़ दिए ताकि कोई भी व्यक्ति जो है गलत जो है कदम ना उठाए जिससे अन्य लोगों को प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हमारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के जो रहते हैं वहाँ पर सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है तो वहाँ पर साफ़ सफाई रखना, तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है, ठीक है। रोड पर थूकना मना है, तो ये सारे जो है हमारे कर्तव्य हो जाते हैं, मौलिक कर्तव्य हैं और जिसे हमें मानना ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुलिस संगठन। देखो पुलिस संगठन में 3 चीज़ें आती हैं। देखो जैसे स्टेट है हमारा, ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारे जो है पुलिस संगठन आते हैं कि पहले कौन सा होता है, डीजीपी होता है या एसपी होता है या एसएचओ होता है। तो इसमें स्टेट लेवल पर जो है पुलिस को जो वर्गीकृत किया गया है पुलिस अधिनियम 1861 में। इसके अलावा सीआरपीसी, देखो सीआरपीसी जो एक धारा है जिसके अंतर्गत कानून की जो अपराधों की जो श्रेणी होती है कानून निर्माण की में बताया गया है। इसमें पहला पॉइंट है पुलिस महानिदेशक डीजीपी होता है। पहले जो स्टेट के अंदर जो आता है पूरे स्टेट का जो प्रमुख मुखिया जो होता है वो कौन होता है, डीजीपी होता है। दूसरा है इसमें पुलिस अधीक्षक होता है, फिर जो होता है एसपी होता है, ठीक है। तीसरा है स्टेशन हाउस ऑफिस एसएचओ होता है। जो देखो पुलिस अधीक्षक जो होता है वो जो पुलिस अधीक्षक एसपी जो होता है एक ज़िले का होता है, आप सभी को पता है एक ज़िले में होता है। और डीजीपी जो होता है वो एक राज्य में होता है। डीजीपी कौन से में होगा, राज्य में होगा, पूरे राज्य का एक डीजीपी होता है, ठीक है। और एसपी जो होता है हर ज़िले का अलग अलग होता है। तीसरा है स्टेशन हाउस ऑफिस एसएचओ, जैसे कि ज़िले से जो निचला स्तर आता है वहाँ पर एसएचओ काम करते हैं, ठीक है। तो ये 3 संगठन के रूप में जो है पुलिस संगठन बटा हुआ है, ये वर्गीकृत हुआ है। अब न्यायालय जो है 3 वर्गों में बटा हुआ है, आप सभी को पता है। पहला होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय होता है पूरे देश का एक ही होता है, ठीक है। उच्च न्यायालय हर राज्य में एक अलग अलग उच्च न्यायालय मौजूद है, ठीक है। देखो ये भारत देश है, ठीक है, तो वहाँ पर एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। और उच्च न्यायालय जो होगा वो हर छोटे छोटे राज्य में एक उच्च न्यायालय जो है मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय जो राज्य के छोटे छोटे जो ज़िले होते हैं वहाँ पर भी जो सरकार ने क्या करा, छोटे छोटे न्यायालय बना दिए ताकि उनकी जो समस्या है वो निचले स्तर पर ही सुलझी जा सके। नेक्स्ट है अब हमारा टॉपिक भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली। भारत में किस तरह से जो है आपराधिक न्याय की जो प्रणाली है वो चलती है, ठीक है। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1880 में जो है इसमें बताया है कि देखो आईपीसी की धाराओं के तहत ही जो है एक व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, दंडित किया जाता है। उस पर जो है गलत काम जो उसने किया है तो वो लगाया जाता है। दूसरा इसमें दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की भी धारा होती है 1973 में जो लेकर आए थे, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि यह भी कानून के तहत ही जो है उसको दंड देती है नागरिकों को। नेक्स्ट टॉपिक है आपराधिक प्रक्रिया। जो आपराधिक प्रक्रिया हमारी चलती है वह जानेंगे हम। पहला पॉइंट है जांच का चरण। देखो व्यक्ति तभी अपराधी बनेगा जब उसके खिलाफ जो है हमारे पास एविडेंस होगा, प्रूफ होगा उसके खिलाफ कि भाई हाँ इसने गलत काम किया है इसके, ठीक है। तो उसके पास जो है उसके सबूत होने चाहिए कानून के बाद। तो शिकायत के बाद जो है पहले देखते हैं कि वो संज्ञेय या गैर संज्ञेय मामला होता है।
जांच का चरण देखते हैं। पहला जो होता है संज्ञेय या गैर संज्ञेय। देखो संज्ञेय मामले वो होते हैं जहाँ पर बिना वारंट के जो है पुलिस पकड़ लेती है व्यक्ति को। गैर संज्ञेय मामले वो होते हैं जहाँ पर बिना वारंट के हम किसी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संज्ञेय मामले में ये आता है या गैर संज्ञेय मामले में। न्यायिक हिरासत CRPC की धारा के तहत ही हम उसको हिरासत में ले सकते हैं। जांच पूरी, चार्जशीट बनाते हैं पहले हम, ठीक है, FIR दर्ज करेंगे तभी हम किसी को जो है गिरफ्तार करते हैं। फिर दूसरा जो हमारा चरण आता है आपराधिक प्रक्रिया का, खोजबीन करेंगे। पहले तो हमने जो है शिकायत दर्ज कर ली कि हाँ भाई इसने गलत काम किया, ये अपराधी है। फिर उसके खिलाफ हम एविडेंस को ढूंढेंगे कि हाँ भाई ये प्रूफ ढूंढेंगे उसके खिलाफ। खोजबीन करेंगे उसके खिलाफ। जब्त करने और गिरफ्तार करने की शक्ति जो है पुलिस के पास होती है। अग्रिम जमानत और गिरफ्तार पश्चात जमानत, ठीक है। तो इसमें जो है फिर व्यक्ति को देखा जाता है कि उसको जमानत जो है मिलनी चाहिए या नहीं। गैर जमानती अपराध धारा 437 के मामले में जमानत को अधिकारों का हिस्सा नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट की विवेकधीन शक्ति माना जाता है। तो न्यायालय के अधिकार के माध्यम से ही जो है व्यक्ति को रिहा हम कर सकते हैं। रिमांड पर रिहाई दी जाती है। यहाँ पर मुकदमे से पूर्व निरोध की सीमा धारा 167(1) में। मुकदमे का चरण देख लेते हैं कि कैसे मुकदमा जो है चलता है। मुकदमे के चरण में मजिस्ट्रेट का कार्य व्यक्ति को दोषी या निर्दोष निर्धारित करना होता है। मुकदमे का चरण जब चलता है, ठीक है, जब गिरफ्तार व्यक्ति हो चुका है तो उसका जब चरण चलेगा तो मजिस्ट्रेट का जो काम होगा उसको दोषी करना होगा या निर्दोष निर्धारित करना होता है, ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है हमारा दोहरे दंड के विरुद्ध अधिकार। दोहरे दंड का जो है, दोहरे मतलब कि उसने 2 जो है दंड करे हैं तो उसके विरुद्ध जो है अधिकार। दूसरा इसमें कानूनी सहायता का अधिकार दिया जाएगा। तीसरा सज़ा का चरण फिर होगा। सज़ा का क्षमा, निलंबन और लघुकरण, ठीक है, उसको क्षमा कर देगा या निलंबन कर देगा कि उसकी गिरफ्तारी में हम देरी कर देंगे। लघुकरण कर दें, उसके जो है उसको गिरफ्तारी को हम कम कर देंगे। कारावास का चरण आएगा जब व्यक्ति जो गिरफ्तार हो गया तो वो कितने साल तक जेल में बंद रहेगा। तो ऐसे जो है चरण चलता है पूरा, ठीक है। ये था मुकदमे का चरण। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।